हे दोस्तों, हाउ आर यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फिजिक्स मेल में। दोस्तों, आज हम यहां पे ऑसिलेशन के जो अलग अलग पैरामीटर्स है उसको यहां पे स्टडी करने वाले हैं। तो देखो, अगर आप पहला पैरामीटर इसमें लेते हो तो पहला पैरामीटर हम जो पढ़ने वाले हैं वो है डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है तो चलो देखते हैं। देखो, सपोज आपने एक रिजिड सपोर्ट लिया है, उसको एक स्प्रिंग आपने लगाया है और स्प्रिंग को मास लगाया है, ठीक है, मास अटैच किया नीचे। तो ये स्प्रिंग मास सिस्टम है। अब इसमें ये जो है इसकी मीन पोजीशन है। कौन सी पोजीशन है ये? इसको बोलते हैं हम मीन पोजीशन। ये हमने ऑलरेडी 2 बार देख लिया है, ठीक है, प्रीवियस जो लेक्चर्स थे हमारे। तो ये मीन पोजीशन है। अब अगर आपने इसको नीचे खींचा तो ये यहां तक आएगा। ये जो स्प्रिंग है वो एक्सटेंड होगी, स्ट्रेच होगी और ये यहां तक आएगा। ओके, तो ये जो है डेविएशन फ्रॉम मीन पोजीशन, डेविएशन फ्रॉम मीन पोजीशन, इसी को आप बोलते हो डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हो? डिस्प्लेसमेंट। ओके, इसको आप एक्स लेटर से भी दिखाते हो। अब ये एक्चुअली मेरा पहला लेक्चर होना चाहिए था, लेकिन ये लेक्चर मैं अभी ले रहा हूं, ठीक है, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए तो इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये मीन पोजीशन है। अब आपने इसको छोड़ दिया तो ये ऑसिलेट करेगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ये ऑसिलेट करेगा, ठीक है। अगर ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अगर आप लोगे तो उस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को ही आप आपका एम्पलीट्यूड बोलते हो। इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ओके, एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जो भी डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, ये यहां पे जब होगा तब इसका डिस्प्लेसमेंट कम होगा, जब ये और नीचे आएगा तो और डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, और नीचे आएगा और डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। तो जो मैक्सिमम है, जहां तक आपने उसको खींचा है, ठीक है, या तो फिर जब ये ऑसिलेट कर रहा है तो जो मैक्सिमम वो मीन पोजीशन से उसका जो मैक्सिमम डेविएशन है उसी को आप एम्पलीट्यूड बोलते हो। जब आप इसका ग्राफ निकालोगे तो आपको समझ में आएगा। देखो, डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन होता है वो पिछले लेक्चर में हमने देखा, x इज इक्वल टू होता है आपका a साइन ओमेगा टी। तो अगर ये मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है तो a साइन ओमेगा टी, अगर ये एक्सट्रीम पोजीशन से यहां से स्टार्ट कर रहा है ऑसिलेट करना तो फिर ये a कॉस ओमेगा टी। तो ये हमने पिछले लेक्चर में हमारा देखा था। अब देखो यहां पे ये जो a है ये आपका एम्पलीट्यूड है। अगर इसका ग्राफ निकालना है तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का जो लेक्चर था उसमें हमने इसका ग्राफ निकाला था। तो ये साइन वेव है, ठीक है, इस तरीके की साइन वेव होती है। तो इसमें अब देखो, यहां पे ये जो टाइम एक्सिस है और ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है, तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, इसका हमने ये ग्राफ निकाला था। यहां पे आप देखो जो डिस्प्लेसमेंट है वो बढ़ते जा रहा है। तो ये डिस्प्लेसमेंट देखो बढ़ते जा रहा है। तो जैसे जैसे टाइम स्पेंड हो रहा है, ये था हमारा t/4, ये था t/2, ये था 3t/4 और ये था हमारा 2t। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है, देखो यहां से 0 से लेके t/4 तक जब हम जा रहे हैं तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो बढ़ते जा रहा है। और यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो गया? तो ये हो गया आपका, देखो ये x है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसी को बोलते हो आप एम्पलीट्यूड। तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, इसी को आप एम्पलीट्यूड बोलते हो। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो ऑसिलेशन के हिसाब से अलग अलग होता है। यहाँ पे अलग अलग जो क्वांटिटीज है वो रिप्रेजेंट करती है डिस्प्लेसमेंट को। जैसे कि ये इसका अगर एग्जांपल लेते हो आप इस पेंडुलम का, तो यहाँ पे जो डेविएशन है मीन पोजीशन से वो होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। अगर आप साउंड वेव की बात करो, तो जब साउंड वेव प्रोपेगेट करता है तो वहां पे जो ऑसिलेशंस होते हैं, जो वाइब्रेशंस होते हैं, तो वहां पे जो वेरिएशन हो रहा है वो वेरिएशन होता है प्रेशर का या तो फिर डेंसिटी। तो वहां पे प्रेशर या तो फिर डेंसिटी ही आपका क्या होगा? ये डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल दिखेगा। यानी x क्या होगा? यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड भी होगा वो किसका होगा? प्रेशर का। तो जो मैक्सिमम प्रेशर जनरेट होता है उस पोजीशन में जब ऑसिलेशन हो रहा है, जब साउंड प्रोपेगेट कर रहा है, तो जो मैक्सिमम प्रेशर क्रिएट होगा वही होगा उसका एम्पलीट्यूड, है ना। तो ऐसे ही जो अलग अलग एग्जांपल्स है, जैसे कि अगर आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब प्रोपेगेट करती है तो वहां पे एम्पलीट्यूड क्या दिखाता है? तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाता है या तो फिर मैग्नेटिक फील्ड दिखाता है। वैसे ही अगर आप सिंपल पेंडुलम की बात करेंगे तो सिंपल पेंडुलम में भी देखो ये रिजिड सपोर्ट होता है सिंपल पेंडुलम, और ये नीचे हमारा जो मास लगा होता है ये स्ट्रिंग और ये मास। तो सिंपल पेंडुलम में आपने देखा होगा घड़ी पे होता है, ठीक है, सिंपल पेंडुलम। तो जब सिंपल पेंडुलम मूव करता है, सिंपल पेंडुलम जब मूव करता है तो ये जो एंगुलर डेविएशन है, यहां पे निकाल के दिखाता हूं आपको। ओके,
ये रिजिड सपोर्ट है और ये एक सिंपल पेंडुलम है। तो इसको आपने डिस्टर्ब किया, ये यहां पे आया, तो ये यहां से यहां पे और यहां से यहां पे ऐसे जाते रहता है, ऐसे झूलते रहता है, ठीक है। तो इसमें ये जो एंगुलर डेविएशन है ये होता है आपका डिस्प्लेसमेंट, ये दिखाता है आपका डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरीके से जो डिस्प्लेसमेंट है वो हर जगह पे चेंज होगा। ओके, वो आप क्या चीज मेजर कर रहे हो उसके हिसाब से। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड या तो फिर मैग्नेटिक फील्ड दोनों भी डिस्प्लेसमेंट की तरह, या तो फिर अगर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो एम्पलीट्यूड की तरह काम करते हैं। ओके, अब ये मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी डिस्प्लेसमेंट की उसी को एम्पलीट्यूड बोलेंगे। अब ये एक ऑसिलेशन है जिसका ग्राफ है और ये दूसरा ऑसिलेशन है जिसका ये ग्राफ है। तो अब आपको दिख रहा होगा यहां पे कि इसका जो एम्पलीट्यूड है और इसका एम्पलीट्यूड, इसमें फर्क है। तो अगर मैंने ये ए है यहां पे, सॉरी ये यहां पे ए जो है ये 2 सेंटीमीटर है, सपोज ये 2 सेंटीमीटर है और यहां पे ये है 1 सेंटीमीटर। तो क्लियरली आपको समझ में आ रहा है कि यहां पे एम्पलीट्यूड, इसका एम्पलीट्यूड छोटा है, इसका एम्पलीट्यूड बड़ा है, यानी इसका डेविएशन कम है, इसका डेविएशन ज्यादा है। यानी जब ये वाइब्रेट करेगा तो ये किस तरीके से वाइब्रेट करेगा, देखो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा। तो ये 1 सेंटीमीटर तक ही वाइब्रेट करेगा, 1 सेंटीमीटर नीचे 1 सेंटीमीटर ऊपर, प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन जब ये वाइब्रेट करेगा, ये जो ग्राफ है, तो ये ग्राफ कब बनेगा, जब वाइब्रेशन 2 सेंटीमीटर तक होगा। तो 2 सेंटीमीटर टू 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर टू 2 सेंटीमीटर, ऐसे ये वाइब्रेट करेगा, तब ऐसा ग्राफ बनेगा। और 1 सेंटीमीटर होगा तो ऐसे। तो समझ में आया आपको डिफरेंस। ये होता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से याद रखो, अगर आप यहां से यहां तक लोगे, ये माइनस ए है, तो इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड टू एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड टू एम्पलीट्यूड, ए टू ए डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जब एम्पलीट्यूड बोलेंगे तो एम्पलीट्यूड होता है मीन पोजीशन से, यानी रेफरेंस है, जीरो से ये लो या तो फिर नीचे लो, तो दोनों भी ए है, ठीक है। ये माइनस ए के साइड में, ये प्लस ए के। तो यहां से हमें समझ में आया कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो निगेटिव और पॉजिटिव साइड दोनों में होता है। मीन पोजीशन से देखो, निगेटिव पॉजिटिव दोनों साइड में होता है, तो प्लस माइनस दोनों तरह के एम्पलीट्यूड हो सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पैरामीटर नंबर 1, डिस्प्लेसमेंट ले लो या तो फिर एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड का मैं चलो यहां पे डेफिनेशन लिख देता हूं। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब दूसरा देखते हैं, सेकंड, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है, तो किसी भी ऑसिलेशन का टाइम पीरियड होता है, उसको एक ऑसिलेशन करने के लिए जितना टाइम लगता है उसी को आप बोलते हो टाइम पीरियड। तो देखो ये जो ग्राफ है, इस पे एक साइकिल कंप्लीट होने के लिए जो टाइम लगता है उसको आप बोलते हो टाइम पीरियड। वैसे ही यहां पे देखो, यहां पे ऑसिलेशन हो रहा है, तो ये गया स्टार्ट, देखो यहां से स्टार्ट हुई है, ये आया, फिर रिटर्न गया ऊपर और फिर से यहीं पे आ गया, तब मिलके आपका वो बनता है एक ऑसिलेशन, ठीक है। देखो आपको दिख रहा है 1 2 3 4, तब जाके बनेगा आपका एक ऑसिलेशन, ठीक है। तो ये एक ऑसिलेशन को जो समय लगता है दैट इज नोन एज टाइम पीरियड, तो वही आपका टाइम पीरियड है। तो हाफ को कितना लगेगा, हाफ, यानी टाइम पीरियड का हाफ, इसलिए T/2। ओके, अब ये T/2 का भी हाफ, यानी ये, तो इसको बोलेंगे T/4। और ये यहां पे इनका हाफ होगा T/4, तो T/2 प्लस T/4 ये होता है 3T/4। तो ये पॉइंट है आपका 3T/4, इस तरीके से। अब ये टाइम पीरियड सपोज यहां पे 2 सेकंड है और मुझे निकालना है अभी 4 सेकंड वाला जो वेव है वो निकालना है। तो मैं कैसे निकाल सकता हूं, देखो ये 2 सेकंड का मैंने निकाला, तो ये अगर 2 सेकंड है तो 4 सेकंड यहां पे आएगा। तो इसका मतलब 4 सेकंड का अगर मुझे ऑसिलेशन निकालना है, उसका ग्राफ निकालना है, तो वो कुछ इस तरीके से होगा। दिख रहा है आपको 4 सेकंड, यहाँ पे 4 सेकंड आएगा, यहाँ पे 2 सेकंड। तो अगर ये 2 सेकंड का था तो 4 सेकंड का इस तरीके से आएगा। अगर मुझे 1 सेकंड का निकालना है, तो जिसका टाइम पीरियड 1 सेकंड हो उसका अगर ऑसिलेशन निकालना है मुझे, तो अगर मैं इसी में निकालू तो वो कुछ इस तरीके से आएगा, है ना, इस तरीके से। चलो इसमें नहीं निकालता हूं, मैं नीचे निकालता हूं। तो देखो ये 2 सेकंड है, यानी ये 1 सेकंड है, तो 1 सेकंड में उसका एक साइकिल कंप्लीट होना चाहिए, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। दिख रहा है आपको, ये कुछ इस तरीके से आएगा और ये रिपीट करेगा, ठीक है। तो ये 1 सेकंड का सिग्नल है, सॉरी सिग्नल बोल रहा हूं मैं, ऑसिलेशन है।
और जिसका टाइम पीरियड 1 सेकंड है, जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है, ये ऑसिलेशन ये है, और जिसका टाइम पीरियड 4 सेकंड है उसका ऑसिलेशन ये है। आगे आपको समझ में टाइम पीरियड क्या होता है। चलो अब निकालते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इसकी डेफिनेशन याद हो गई आपको। टाइम पीरियड में टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 साइकिल, ओके, कंप्लीट साइकिल या तो फिर 1 ऑसिलेशन। फ्रीक्वेंसी क्या होगा? फ्रीक्वेंसी मींस इट इज द नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, यानी एक साइकिल में, एक सेकंड में कितने ऑसिलेशंस हो रहे हैं, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड। आप अगर ग्राफ की बात करोगे तो नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, एक सेकंड में कितने साइकिल हो रहे हैं, और अगर आप ऑसिलेशन की बात करोगे तो कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं एक सेकंड में, उसको बोलते हैं आप फ्रीक्वेंसी। ओके, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड, तो भाई एक सेकंड में कितने हो रहे हैं। अब देखो यहां पे सपोज ये एक सेकंड का टाइम है, एक सेकंड में यहां पे एक साइकिल हो रहा है, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 1 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी को मेजर किया जाता है हर्ट्ज में, टाइम को मेजर किया जाता है सेकंड में, एम्पलीट्यूड को मेजर किया जाता है या तो फिर डिस्प्लेसमेंट को मीटर में, ये डिस्टेंस है मीटर में। लेकिन जरूरी नहीं है कि यहां पे मीटर ही हो, अब ये डेविएशन है इसलिए मीटर, यहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो क्या आएगा, रेडियन या तो फिर डिग्रीज। और जो मैंने बताया कि साउंड जब प्रोपेगेट करेगा तो चेंज इन प्रेशर होगा, तो वहां पे पास्कल्स। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या रहेगा, वहां पे पास्कल्स रहेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसके हिसाब से जो भी पैरामीटर है आपका उसके हिसाब से उसका यूनिट होगा। ठीक है, एम्पलीट्यूड में टाइम का तो सेकंड ही होता है, फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज होगा, याद रखना। तो ये जो है ये 1 हर्ट्ज है, क्योंकि एक साइकिल कंप्लीट हो रही है यहाँ पे 1 सेकंड में, 1 हर्ट्ज का। अगर मैं 2 हर्ट्ज का आपको बोलूं 2 हर्ट्ज का निकालो, तो आप कैसे निकालोगे, तो भाई ये 1 सेकंड टाइम में 1 सेकंड में आपके कितने साइकिल होने चाहिए, 2 साइकिल होने चाहिए, तो ये 2 साइकिल हो गए, तो ये 2 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। अगर 1 सेकंड में 3 साइकिल्स है तो ये 3 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। डन, ओके, समझ में आ गया। अब देखो ये जो टाइम पीरियड है और फ्रीक्वेंसी है, इसका रिलेशन है, इसका रिलेशन है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड। यानी आपको अगर टाइम पीरियड पता है तो आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, बस आपको क्या करना है, इनवर्स लेना है उसका। ओके, तो अभी देखो जैसे कि टाइम पीरियड यहाँ पे 2 सेकंड था, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी 1/2 यानी 0.5 हर्ट्ज, ये हो गई इसकी फ्रीक्वेंसी। अगर टाइम पीरियड 4 सेकंड है तो 1/4 यानी 0.25 हर्ट्ज। अगर टाइम पीरियड आपका यहां पे कितना है, सिर्फ ये 1 सेकंड, चलो 1 सेकंड अगर ले लिया तो फ्रीक्वेंसी हो गई 1/1 यानी 1 हर्ट्ज। तो टाइम पीरियड 1 सेकंड है तो 1 हर्ट्ज। देखो टाइम पीरियड कितना है यहाँ पे 0.5 सेकंड है। देखो ये 1 सेकंड था, 1 सेकंड में 2, तो इसका मतलब यहां पे एक साइकिल को कितना टाइम लग रहा है, 0.5 सेकंड। तो अगर आप इसको 1/0.5 करते हो तो आपको 2 हर्ट्ज मिल जाएगा, जो कि हमने यहां पे निकाला था। तो ये फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 2 हर्ट्ज हो गई। आ गया समझ में? ओके, तो यहां पे हमारे 3 पैरामीटर्स खत्म हो गए। अब इसके आगे बहुत इंटरेस्टिंग है, हमने ये 3 पैरामीटर देख लिए, टाइम पीरियड देख लिया, फ्रीक्वेंसी देख लिया, एम्पलीट्यूड देख लिया। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका फेज। तो जो ऑसिलेशन आपने निकाला है उसमें फेज क्या दिखाता है, तो फेज दिखाता है स्टेट ऑफ ऑसिलेशन, स्टेट एंड डायरेक्शन, स्टेट एंड डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन। तो ये जो फेज होता है ना, ये आपका स्टेट एंड डायरेक्शन दिखाता है। तो जो इक्वेशन है हमारा डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी, ये जो ऑसिलेशन का इक्वेशन हमने लिखा है उसमें ये जो ओमेगा टी है ये एक्चुअल में आपका फेज है, यही फेज है। a तो एम्पलीट्यूड है, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और ओमेगा टी क्या है आपका फेज है। इसमें जो पहला ओमेगा है वो एक्चुअल में है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी जिसका फॉर्मूला आपको पता है, आपने सर्कुलर मोशन में पढ़ा होगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 बाय टी, 2 बाय टाइम पीरियड। तो ये ओमेगा है, तो जिसका टाइम पीरियड 1 सेकंड है उसका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो 2 रेडियन पर सेकंड है। इसका जो यूनिट है वो क्या है, रेडियन पर सेकंड। ओके, तो ये एंगुलर वेलोसिटी है, तो ये फेज हो गया, फेज थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो इस तरीके से आप उसका फेज निकाल सकते हो, वेयर टी इज द टाइम, टाइम इंस्टेंट है। ओके, और ये ओमेगा।
तो पिछले लेक्चर में हमने ये देख लिया था ओमेगा टी, और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हमने देख लिया था। अब अगर मैं इसका वेरिएशन निकालूं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये जो फेज है ये क्या दिखाता है, देखो अगर मैं इसको एक साइकिल ले लूं यहां पे, तो इसका टाइम पीरियड हो जाएगा टी, कैपिटल टी। ओके, तो ये 2 पाई बाय कैपिटल टी। तो देखो ओमेगा की वैल्यू मैंने रख दी इनटू टाइम, तो टाइम जब कैपिटल टी हो जाएगा तो जो थीटा है वो कितना होगा, वो होगा 2 पाई रेडियन। यानी मैं यहां पे लिख सकता हूं, जब मैं एंगल फेज की बात करूंगा तो फेज यहां पे मैं लिख सकता हूं 2 पाई, तो यहां पे ये 2 पाई आ गया। ऑब्वियसली ये जो है ये t/2 है यानी हाफ टाइम में, तो जो फेज होगा वो भी हाफ होगा यानी पाई। यहां पे t/4 है तो यहां पे फेज होगा π/2 और यहां पे फेज होगा 3 π/2। ओके, तो इस तरीके से आप उसको निकाल सकते हो। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा निकाल देता हूं ताकि आपको समझ में आए। ओके, तो अब की बार टाइम पीरियड लिखने की जरूरत नहीं है, बिना टाइम पीरियड के मैं आपको ये बता देता हूं। तो यहां पे आएगा आपका 2 पाई रेडियन, ये होगा पाई रेडियन, ये होगा π/2 और ये होगा 3 π/2। अब ये जो फेज है ना, देखो ये इसका ये जो a sin ओमेगा टी है इसके लिए निकाला है हमने, ये तो आपका एम्पलीट्यूड होगा और ये यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपको दिख रहा है। ओके, ये जो फेज है ना इसका यूज क्या है, इट इज द स्टेट एंड डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन, इट स्टेट्स द स्टेट एंड डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन। तो जो ऑसिलेशन है उसका स्टेट और डायरेक्शन दोनों हमें पता चलता है कि भाई ये कहां पे है और किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, ये दोनों चीजें हमें यहां पे इस पर से पता चलती है। कैसे पता चलती है, देखो अब ये मैंने आपको बोला कि अभी वो π/2 फेज को है, ये जो ऑब्जेक्ट है अभी π/2 फेज को है, तो यहां से आपको दो चीजें पता चली। देखो π/2 फेज को है यानी वो यहां पे है, तो यहां से आपको दो चीजें पता चली। पहले तो पता चल गया कि उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये तो भाई मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे अभी सिचुएट कर रहा है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। और दूसरा है कि ये पॉजिटिव एम्पलीट्यूड को है, ओके, यानी पॉजिटिव साइड में। तो जैसे कि अगर हम ये ऐसे एक स्प्रिंग ले ले और ये मास सिस्टम ले ले, ठीक है, तो ये मीन पोजीशन हो गई उसकी x=0 की। अगर आपने इसको इधर खींचा तो ये हो गई उसकी x=a पोजीशन, और ये जब इधर रिटर्न आएगा यानी जब इसको स्ट्रेच किया आपने तो ये इधर गया, और जब छोड़ दिया तो ये रिटर्न आएगा, तो ये यहां पे इसको कंप्रेस कर देगा स्प्रिंग को। तो ये हो गया आपका x=-a, तो ये प्लस है ये माइनस है। तो जैसे ही मैंने आपको बोला कि ये प्लस ये π/2 फेज को है, तो π/2 फेज को है यानी ये कहां पे है, तो ऑब्वियसली इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होना चाहिए क्योंकि π/2 को ये साइन वेव है, तो π/2 को मैक्सिमम होती है, यानी इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कहां पे है, यहां पे है, यानी ये यहां पे सिचुएट कर रहा है। ओके, एम्पलीट्यूड a है और पॉजिटिव डायरेक्शन में ऊपर प्लस a, बराबर है, तो ऊपर ही जाएगा, साइन वेव है तो इसका शेप तो चेंज नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा। ओके, तो आपको पता चल गया इसका स्टेट ऑफ ऑसिलेशन, इससे आपको पता चल गया कि स्टेट ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा और डायरेक्शन कौन सी होगी, तो इस डायरेक्शन में है और कहां पे है, दोनों चीजें पता चल रही है। तो ये काम है आपके फेज का। अब फेज में दो टाइप होते हैं, एक होता है लैगिंग और एक होता है लीडिंग। तो लीडिंग फेज और लैगिंग फेज, ये दोनों भी डायग्राम मैं आपको करके बताता हूं। अब देखो यही अगर शिफ्ट हो जाए थोड़ा सा इधर, तो ये कैसे होगा, ये हो जाएगी कॉस वेव। अगर ये शिफ्ट होती है ये वेव, तो ये क्या हो जाएगी, अभी देखो मैंने इसको ऐसे शिफ्ट कर लिया तो ये वेव कुछ इस तरीके से दिखने लगेगी। तो मैंने क्या कर लिया, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया इधर, तो ये जो पॉइंट था उसका वो अभी यहां पे आ चुका है, यानी ये ऐसा था, ठीक है। अभी ये थोड़ा सा छोटा बड़ा निकालते वक्त हो रहा है, बट यू कंसिडर इट। तो यहां पे जरा बड़ी डायग्राम निकाली है मैंने, तो चलो यहां पे भी बड़ी ही निकालता हूं। तो ये ऐसे आया और ये ऐसे आया, ठीक है, यहां पे आना चाहिए इसने, यहां पे आया और फिर ये ऐसे नीचे गया और फिर ये ऐसे ऊपर आया, ठीक है। अब ये सही लग रहा होगा। तो अब देखो ये मैंने इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दिया, इस साइड में मैंने इसको शिफ्ट कर दिया, तो क्या हुआ, इधर शिफ्ट होने के बाद देखो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ये अभी मैक्सिमम को है, यहां पे टाइम 0 को ये मैक्सिमम को चला गया, इसलिए ये जो वेव हो गई ना इसको हम कोसाइन वेव बोलते हैं।
तो कोसाइन वेव ये कब फॉलो करता है? जब ये एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करता है। तो देखो इसका ऑलरेडी एम्पलीट्यूड है ना, यानी ये अभी कहां पे है? ए एम्पलीट्यूड पे है, जबकि यहां पे देखो ये टाइम 0 को 0 पे था, और जैसे ही ये वेव में टाइम 0 है, ये अगर ए को है तो इसका मतलब ये कोसाइन वेव को फॉलो कर रहा है और ये साइन वेव को फॉलो कर रहा है। तो ये साइन वेव है, ये कोसाइन वेव है, तो यही इसका शिफ्टेड वर्जन है, यही शिफ्ट हुई है। तो इसको अगर हम लिखे तो इसको किस तरीके से हम लिख सकते हैं? तो अगर मुझे साइन के फॉर्म में इसको लिखना है, साइन के फॉर्म में, क्योंकि ये साइन का ही शिफ्टेड वर्जन है, तो साइन के फॉर्म में लिखना है तो मैं लिखूंगा इसको ए साइन ओमेगा टी प्लस, देखो ये इधर गया है तो प्लस पाई बाय 2। तो ये जो है ये अभी क्या कर रहा है? इसको ये लीड कर रहा है। ओके, ये लीड कर रहा है, ये आगे है ये पीछे, आया समझ में? तो ये ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 आ गया, ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो इसके लिए मैंने ऐसे लिख दिया। अब आपको पता है कि साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 यानी थीटा प्लस पाई बाय 2 ये क्या होता है? ए कॉस ओमेगा टी। तो देखो इसका इक्वेशन मिल गया आपको, ए कॉस ओमेगा टी। तो दोनों सेम ही है ना? तो इसको बोलते हैं हम प्लस पाई बाय 2। अब यही अगर शिफ्ट उधर हो जाए, लेफ्ट हैंड साइड में, सॉरी राइट हैंड साइड में हो जाए, ये लेफ्ट में हुआ था, राइट हैंड साइड में अगर हो जाए, जैसे कि अभी मैं निकालता हूं, चलो तो देखो इक्वेशन कैसे बनेगा। तो इसको मैं क्या करता हूं, इसको मैं राइट हैंड साइड में भेज देता हूं, थोड़ा सा मैं यहां से। तो यही देखो अभी ये इसका शिफ्टेड वर्जन है। ओके, तो ये वेव अभी शिफ्ट हो गई इधर, तो ये राइट हैंड साइड को चली गई थोड़ी सी, तो मैंने इसको राइट हैंड साइड को शिफ्ट कर दिया। तो इसका जो इक्वेशन आएगा अब क्या आएगा? तो देखो पहले इधर गया था तो ये प्लस पाई बाय 2 था, अभी पाई बाय 2 हमने उधर भेज दिया उसको, देखो पाई बाय 2 से शिफ्ट कर दिया उसको। तो ये अब आएगा ए साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। क्या आएगा? ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ओके, तो अब देखो ए साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, इधर गया तो प्लस पाई बाय 2, इधर गया तो माइनस पाई बाय 2। डन, आगे आपको समझ में? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, उस वेव को लिख सकते हो। अब आती है बारी फेज डिफरेंस की। तो फेज डिफरेंस, दो वेव्स में फेज डिफरेंस कितने का है वो कैसे निकालेंगे? तो एक सिंपल सी ट्रिक आपको बताता हूं जिससे कि आपको फेज डिफरेंस पता चल जाए। तो ये एक वेव है और ये एक वेव है, ठीक है, दोनों में फेज डिफरेंस कितना है तो ये आपको निकालना है। तो कैसे निकालोगे? तो देखो मैं इसको ऐसे निकाल देता हूं, कई बार कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसे होता है कंटिन्यूअस में दिया हुआ। ओके, तो अभी इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस आपको निकालना है। तो आपको पता है कि ये पाई बाय 2 है यहां पे, ओके, फिर ये पाई है, ये 3 पाई बाय 2 है, ये सब आपको पता है। अब देखो आपको क्या करना है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट देखो और इसका स्टार्टिंग पॉइंट देखो। स्टार्टिंग पॉइंट यहां पे यानी जिसका एम्पलीट्यूड 0 हो, 0 एम्पलीट्यूड हो और जहां से वेव अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही हो उसको बोलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट। तो देखो यहां पे अपवर्ड जा रही है तो ये एम्पलीट्यूड 0 मींस डिस्प्लेसमेंट 0, यहां पे सॉरी एम्पलीट्यूड नहीं डिस्प्लेसमेंट 0, यहां पे भी डिस्प्लेसमेंट 0, दोनों जगह पे डिस्प्लेसमेंट 0 और ये ऊपर की साइड में जा रहा है, तो ऊपर की साइड में जा रहा है, इसको बोलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट। ये जो है इसका भी देखो डिस्प्लेसमेंट 0 है बट ये ऊपर नहीं जा रहा, अभी कहां पे जा रहा है वेव, सॉरी वेव बोल रहा हूं मैं, ऑसिलेशन का जो टाइम ग्राफ है वो कहां पे जा रहा है, नीचे जा रहा है, ठीक है। तो जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है वो निगेटिव में जा रही है अभी, तो वो आपको कंसीडर नहीं करना है। जहां पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पॉजिटिव में जा रही है वो आपको कंसीडर करना है, ठीक है। तो ये हो गया इसका स्टार्टिंग, ये हो गया इसका स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखो कितना डिफरेंस है, तो आपको दिख रहा है क्लियरली पाई बाय 2 का डिफरेंस है, तो इसमें और इसमें पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस है। तो मैं यहां पे लिख दूंगा कि इसमें और इसमें जो फेज डिफरेंस है वो क्या है, वो पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस है समझ में। अब यही वेव अगर यहां से स्टार्ट होती तो देखो ये, तो इसमें डिफरेंस कितना हो जाता, पाई का डिफरेंस हो जाता। यही वेव यहां से स्टार्ट होती तो ये इसमें डिफरेंस 3 पाई बाय 2 का हो जाता। यही वेव यहां से स्टार्ट होती तो इसमें डिफरेंस 2 पाई का हो जाता, है समझ में। तो इस तरीके से आप फेज डिफरेंस निकालते हो कि वेव कहां से स्टार्ट हो रही है, उसके हिसाब से इसका फेज डिफरेंस होता है।
अब आउट ऑफ फेज किसको बोलोगे आप? आउट ऑफ फेज, कई बार वर्ड आता है आउट ऑफ फेज। तो आउट ऑफ फेज का मतलब क्या होता है कि ये जो वेव है और दूसरी जो वेव है, इसमें कितना एंगल होना चाहिए? π/2 का। तो देखो ये शिफ्टेड वर्जन, तो ये π/2, ये स्टार्ट यहां से हो रहा है, ये स्टार्ट यहां से हो रहा है, तो दोनों में डिफरेंस कितना है? पाई का डिफरेंस है। तो देखो ये अपवर्ड साइड में, ये डाउनवर्ड साइड में है, तो इसको बोलते हैं हम आउट ऑफ फेज। इफ द फेज डिफरेंस बिटवीन टू ऑसिलेशंस इज पाई रेडियन देन इट इज कॉल्ड आउट ऑफ फेज। तो दोनों कैसे आउट ऑफ फेज में? आउट ऑफ फेज का मतलब ये होता है कि एक जब इस एक्सट्रीम पोजीशन को है तो दूसरा इस एक्सट्रीम पोजीशन को है, तो दो ऑसिलेशन चल रहे हैं, तो ऐसे ऑसिलेशन चल रहे हैं। देखो ये कुछ इस तरीके से ऑसिलेशन चल रहे हैं, ये इस एक्सट्रीम पोजीशन को है, ये इस एक्सट्रीम पोजीशन को है। देखो ये प्लस एम्पलीट्यूड पे है, एक माइनस एम्पलीट्यूड पे है, तो ये ऐसे ऑसिलेशन, इसको बोलेंगे आउट ऑफ फेज। तो इन फेज किसको बोलेंगे? ये दोनों के दोनों ऊपर जा रहे हैं, दोनों के दोनों नीचे, ये इन फेज। तो इन फेज का जो डायग्राम है वो किस तरीके से आएगा? तो वो बिल्कुल इसको ही फॉलो करेगा एज इट इज, इसको ऐसे एज इट इज फॉलो करेगा, तो उसको बोलेंगे इन फेज। आउट ऑफ फेज यानी उल्टा, ठीक है, ऑसिलेशन। अंडरस्टैंड हो गया? तो इसको बोलते हैं हम, यहां पे फेज डिफरेंस समझ में आ गया, इन फेज समझ में आ गया, आउट ऑफ फेज आपको समझ में आएगा, आ गया। अब देखते हैं इनिशियल फेज किसको बोलते हैं? इनिशियल फेज। इनिशियल फेज या तो फिर इसको दूसरा भी नाम है इपोक, ठीक है, इपोक। इसको, ये क्या होता है एक्चुअल में? इनिशियल फेज है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये भी स्टेट एंड डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन दिखाता है, लेकिन ये स्टार्टिंग में दिखाता है। इनिशियल स्टार्टिंग में क्या है वो दिखाता है। जैसे कि इसका जो स्टार्टिंग फेज है वो 0 है, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, जबकि इसका जो स्टार्टिंग फेज है वो π/2 है, ठीक है। इसको आप फाई से भी दिखाते हो या तो फिर अल्फा से दिखाते हो, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग का फेज है π/2, ये वेव स्टार्ट कहां से कर रही है? π/2 से स्टार्ट कर रही है, इसलिए स्टार्टिंग फेज π/2 हो गया। तो अगर मैं ये वेव का मुझे अगर इक्वेशन लिखना है तो इसका इक्वेशन क्या आएगा? देखो इसका इक्वेशन तो ये आएगा a sin ωt, बट इसका इक्वेशन क्या आएगा? तो इसका इक्वेशन आएगा a sin ωt प्लस π/2, और यही होता है आपका a sin, देखो मैंने जब बताया था ωt प्लस अल्फा, इस तरीके से हमने निकाला था, तो वहां पे अल्फा क्या था? इनिशियल फेज था। अंडरस्टैंड हो गया आपको? आया समझ में कैसे लिखते हैं? ओके। अगर ये π/3 से स्टार्ट करता तो π/2 की जगह पे π/3 से स्टार्ट करता तो यहां पे π/3 आ जाता। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो है इसकी डेफिनेशन, सारी डेफिनेशन हमने कवर अप कर ली। टाइम किया है, फ्रीक्वेंसी किया है, उसके बाद में फेज डिफरेंस, इनिशियल फेज मींस जिसको इपोक बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, ये सारी चीजें हमने डिटेल में देख ली। अब चलो एक दो न्यूमेरिकल इस पे देख लेते हैं जो कि आता है, जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन यहां पे सॉल्व कर लेते हैं और बस खत्म हमारा लेक्चर आज का, है ना। तो देखो एक आपको वेव दी है, पहला एग्जांपल देता हूं। एक वेव दी है जिसका टाइम पीरियड आपको 2 सेकंड दिया है। कितना दिया है टाइम पीरियड? 2 सेकंड। ओके, 2 सेकंड इसका टाइम पीरियड है। उसका जो एम्पलीट्यूड है वो 5 सेंटीमीटर है। तो आपको निकालना है एक्स वी एंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1/3 सेकंड। तो जब टाइम आपका 1/3 सेकंड है तो 1/3 सेकंड को आपको क्या निकालना है? एक्स वी और एक्सेलरेशन मींस डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कितना है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। अब देखो आपके पास डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है। हाँ, आपको और एक चीज यहां पे बोली है कि पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम मेन पोजीशन। तो ये कहां से स्टार्ट कर रहा है? मेन पोजीशन से। तो ये गिवन डेटा है आपका। देखो क्वेश्चन क्या है? ऑसिलेशन इज गिवन हुज टाइम पीरियड इज 2 सेकंड, एम्पलीट्यूड इज 5 सेंटीमीटर, देन कैलकुलेट इट्स डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन व्हेन टाइम इज 1/3 सेकंड एंड द पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम मेन पोजीशन। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब ये इसका आपको फॉर्मूला पता है, a sin ωt। अगर वो मेन पोजीशन से है तो a sin ωt। ओके, तो a कितना दिया है? 5 दिया है, साइन ऑफ ωt। ओमेगा का फॉर्मूला आपको पता है, अभी देखा हमने। ओमेगा मींस 2π बाय टाइम पीरियड होता है इनटू t। ओके, अब मैं यहां पे 5 साइन 2π बाय टाइम पीरियड कितना है? 2 सेकंड है, तो मैंने लिख दिया। इनटू टाइम कितना दिया है? 1/3 सेकंड दिया है, तो उसको भी मैंने लिख दिया। तो ये कितना हो गया? 5 साइन
और यहाँ पे देखो 2 कट हो गया, पाई बाय 3। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 5 इंटू साइन पाई बाय 3। साइन पाई बाय 3 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री में पता है आपको, √3/2। ठीक है, साइन 60 √3/2। तो ये हो गया 5√3/2 मीटर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है इसलिए सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी के लिए आपको डिफरेंशिएट करना होगा डिस्प्लेसमेंट को, तो dx/dt। तो इसका इक्वेशन क्या आएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन a कांस्टेंट है, देन साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन आता है कॉस ओमेगा टी, और ये साइन का डिफरेंशिएशन हो गया, ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन आता है सिर्फ ओमेगा, तो ये ओमेगा। ठीक है, क्योंकि टी वेरिएबल है तो dt 1 और ओमेगा आ गया। ये हमने ऑलरेडी पिछले इसमें भी किया हुआ है लेक्चर्स में। तो a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, तो आपको यहां पे वैल्यू रखनी है, ये है 5, ओमेगा की वैल्यू क्या है, तो 2 पाई बाय टी, टी की वैल्यू 2 है, इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी की वैल्यू हमने अभी अभी कैलकुलेट की, वो पाई बाय 3 है, तो वो तो चेंज नहीं होने वाली। तो यहां पे 2 कट हो गया, 5 पाई इंटू कॉस ऑफ पाई बाय 3 की वैल्यू क्या है, तो कॉस 60 की वैल्यू होती है आपकी 1/2। ओके, तो ये आ गया 5 पाई बाय 2। ठीक है, तो ये इसको आप कैलकुलेट कर लो, वो होगा सेंटीमीटर पर सेकंड, यूनिट आएगा सेंटीमीटर, 5 पाई बाय 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके, देन एक्सेलरेशन निकालना है आपको। एक्सेलरेशन के लिए ये जो इक्वेशन है उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये क्या आएगा, ए ओमेगा कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाएगा, कॉस ओमेगा टी का जो डिफरेंशिएशन आता है वो आता है माइनस साइन ओमेगा टी, देन ओमेगा टी का फिर से डिफरेंशिएशन लेंगे d/dt ऑफ ओमेगा टी। तो पता है आपको क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन, तो ओमेगा कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, dt/dt 1, तो ओमेगा बाहर निकल गया, और ये माइनस को भी आगे ले लेते हैं, तो ये हो गया माइनस a ओमेगा स्क्वायर, और जो कॉस है उसका साइन आ चुका है, तो साइन ओमेगा टी। वैल्यूज डाल दो, माइनस a की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा कितना है आपका, ओमेगा की वैल्यू हमने 2 पाई बाय टी ली हुई है जो कि होती है, तो 2 पाई बाय 2 आ गया यहाँ पे, इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी की वैल्यू क्या है, पाई बाय 3। तो ये कितना आया, 2 कट माइनस 5 पाई, साइन पाई बाय 3 की वैल्यू होती है √3/2। तो ये कितना आया, ये आया माइनस 5√3 पाई बाय 2। एक्सेलरेशन है इसलिए सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेट करना मेरा काम नहीं है, मुझे एग्जाम नहीं देना है, आपको एग्जाम देना है, आप कैलकुलेट करते बैठो। आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट माई टाइम, सो यू कैलकुलेट इट एंड देन फाइनलाइज द आंसर्स। ओके, चलो मैंने यहां पे इसको रफ कर लिया है अभी। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया। अभी और एक एग्जांपल लेते हैं, तो चलो यहां पे और एक एग्जांपल लेते हैं हम। तो दूसरा जो एग्जांपल है हमारा, उसमें हम अब टाइम पीरियड जो लेंगे वो 4 सेकंड ले लेते हैं। जो a है हमारा एम्पलीट्यूड वो 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं, और आपको निकालना है x, v एंड एक्सेलरेशन, ये तीनों निकालने हैं एट t इज इक्वल टू 4/3 सेकंड। इसको आपको निकालना है 4/3 सेकंड को, एंड पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम, अब की बार लेते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। तो जो पार्टिकल अब की बार स्टार्ट करेगा वो एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है एक्सट्रीम पोजीशन के लिए वो है a cos ओमेगा t, तो आपने उसको लिख दिया। ठीक है, अब यहां पे a की वैल्यू क्या है, 10 है, cos ऑफ ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाय t है, t क्या है 4 है, इंटू स्मॉल t आपको कितना दिया है 4/3 सेकंड दिया है, तो 4 कट हो गया और ये हो गया 2 पाई बाय 3, तो cos ऑफ 2 पाई बाय 3। अब 2 पाई बाय 3 यानी कितना होता है, ये एक्चुअल में cos 120 की बात चल रही है। cos 120 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, cos ऑफ 90 प्लस 30। ओके, तो ये पड़ेगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में cos ऑफ 90 प्लस 30, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, तो इसकी वैल्यू आएगी, अभी मैं यहां पे निकाल लेता हूं। ठीक है, तो ये 90 की वैल्यू है, देन 120 चाहिए, तो ये वैल्यू है आपकी। ओके, और ये वैल्यू होती है आपकी -1/2। डन। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो -1/2। अगर ये आपको पता है कैसे आता है तो ठीक है, नहीं पता है तो बेसिक्स की हमारी जो प्लेलिस्ट है उसमें जाओ, और वहां पे मैं इसका एक
वीडियो डाल देता हूं, आप वो देख लेना कि ये जो cos 120 है उसको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो -1/2 ये उसकी वैल्यू है, उसको अगर हम यहां पे डाल देंगे तो 10 इंटू -1/2 तो ये कितना आया 2, ये आ गया -5 सेंटीमीटर। तो x आ गया आपका -5 सेंटीमीटर। ओके, तो डन, x की वैल्यू मिल गई। उसके बाद में v वेलोसिटी निकालना है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करने के बाद cos का जो डिफरेंशिएशन आता है वो आता है माइनस साइन, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं -a ओमेगा साइन ओमेगा t आएगा। अभी मैंने डायरेक्ट लिख दिया जैसे लास्ट टाइम किया था, तो ये अभी आपको समझ में आना चाहिए कैसे किया। नहीं समझ में आ रहा है, चलो ठीक है, मैं फिर से बता देता हूं आपको। तो भाई यहाँ पे डिफरेंशिएशन लगेगा, इसको v इज इक्वल टू dx/dt, यानी डिफरेंशिएट करोगे x को, तो a तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन नहीं लगता। देन d/dt ऑफ cos ओमेगा t, तो cos ओमेगा t का डिफरेंशिएशन क्या आता है, वो आता है माइनस साइन ओमेगा t। ओके, इंटू d/dt। अब ये cos फंक्शन का हुआ है, ओमेगा t का बाकी है, तो ओमेगा t का लिख देते हैं। देन ओमेगा t का डिफरेंशिएशन लोगे तो ओमेगा कांस्टेंट है, वहां पे t वेरिएबल है, तो t को डिफरेंशिएशन लगेगा, dt/dt 1 हो जाएगा, यानी ओमेगा सिर्फ बचेगा, तो ओमेगा यहां पे मल्टीप्लाई करेगा। माइनस साइन को आगे ले लेता हूं, -a ओमेगा साइन ओमेगा t, देखो मैंने जो लिखा था वही आया। ठीक है, ओके, अब इसमें वैल्यूज पुटअप करते हैं, तो वैल्यूज पुटअप करेंगे, ये हो गया आपका लिख के। ओके, तो वैल्यूज पुटअप करेंगे, तो v इज इक्वल टू -a ओमेगा देन साइन ओमेगा t। तो चलो लिखो, -a क्या है आपका 10 सेंटीमीटर, ओमेगा है आपका 2π/t, t कितना है 4 सेकंड, साइन ऑफ ओमेगा टी हमने अभी भी कैलकुलेट किया 2π/3 यानी 120 होता है। तो अभी फिर से साइन 120 आपको निकालना पड़ेगा, साइन 120 यानी साइन ऑफ 90 + 30, तो ये हो जाएगा आपका साइन 90 + 30, यानी फिर से यहां पे हमें निकालना होगा ये, तो ये 90 + 30 यानी वैल्यू आएगी √3/2। ओके, तो ये आ जाएगा √3/2। तो यहां पे -10 देन इंटू 2π/4 है, तो π/2, 2 कट हो गया। साइन ऑफ 2π/3 की वैल्यू √3/2। ओके, तो ये आएगा आपका कितना, यहाँ पे 2 to 4, ये 5, तो -5 √3π/2। अब इसको आप क्या करोगे, कैलकुलेट कर लोगे, सेंटीमीटर पर सेकंड आंसर आएगा, आप कैलकुलेट करोगे। ठीक है, √3 की वैल्यू 1.732, पाई की वैल्यू 3.14, 5 2 आप कैलकुलेट कर लो। उसके बाद में एक्सेलरेशन के लिए आएगा dv/dt, यानी वेलोसिटी का फॉर्मूला है, उसको फिर से डिफरेंशिएट करो, तो वो आएगा, देखो -a ओमेगा कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन साइन ओमेगा t का क्या आएगा, वो आएगा cos ओमेगा t, देन साइन का cos आता है। ओके, देन ओमेगा t का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, वो आएगा ओमेगा, यानी ये आया -a ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा t। वैल्यूज डालो, -a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 10 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू अभी अभी हमने कैलकुलेट की, वो थी π/2, तो π/2 का स्क्वायर। ओके, देन cos ऑफ ओमेगा t की वैल्यू अभी अभी कैलकुलेट की हमने, वो है 2π/3 इज इक्वल टू -10 इंटू पाई का स्क्वायर आता है पाई स्क्वायर, यानी ये अप्रोक्सीमेटली 9.86, यानी मैं इसको 10 ले लेता हूं, तो ये 10 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, इंटू कॉस ऑफ 2π/3 की वैल्यू हमने अभी अभी कैलकुलेट करी, यहाँ पे किधर है, ये है 2π/3 की वैल्यू -1/2, तो ये आएगा -1/2, तो ये माइनस माइनस इधर हो गया प्लस, और ये 2, तो ये 5 देखो यहाँ पे 50, तो ये हो गया 50/4, यानी 12.5 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां पे मैंने इसकी जो सारी वैल्यूज है उनको डाल दिया है। ओके, जो पाई की वैल्यू थी उसको भी मैंने यहां पे डाल दिया।
अब जो ये आंसर्स आए ना उनका थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि भाई ये आंसर ऐसे कैसे आए हुए हैं। तो जो आंसर है उनको याद रखो आप, और मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। यहां पे मैं लिख देता हूं पहले लगे तो x इक्वल टू -5 सेंटीमीटर, देन v इज इक्वल टू आया है आपका -5√3 π/2 सेंटीमीटर पर सेकंड, एंड एक्सेलरेशन आया 12.5 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके तो अब चलो यहां पे मैं आपको बताता हूं कुछ चीजें जो इससे जुड़ी हुई है, जो आपको समझना जरूरी है। अब देखो मैं क्या करता हूं, यहां पे आपको बताता हूं, ये जो हमारा ऑसिलेशन था, उस ऑसिलेशन में आपका एम्पलीट्यूड था -5 सेंटीमीटर, -5 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड, सॉरी एम्पलीट्यूड ने डिस्प्लेसमेंट था आपका -5 सेंटीमीटर, यानी ये माइनस साइन में, यानी यहां पे कहां पे है। तो अगर मैं आपको एक इसकी कहानी बताऊं, एक स्प्रिंग है जो मेन पोजीशन पे है, अभी मास इसमें, ओके। तो ये देखो इसका जो टाइम पीरियड है वो 4 सेकंड है, 4 सेकंड है, यानी इधर यहां से यहां पे जाने के लिए 1 सेकंड, तो एक्सट्रीम पोजीशन को जाने के लिए 1 सेकंड लेगा, रिटर्न आएगा तो 2 सेकंड होगा जब वो मेन पोजीशन पे होगा, देन इधर जाएगा तो फिर से 1 सेकंड लगेगा, 3 सेकंड, एंड देन फिर से यहाँ पे 4 सेकंड, यानी जो एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है उसको 4 सेकंड लगते हैं। तो ये जो पार्ट है यहां से यहां पे जाने के लिए उसको ऑब्वियसली 1 सेकंड लगता होगा, ठीक है। लेकिन ये जो पार्टिकल है ये मेन पोजीशन से स्टार्ट नहीं कर रहा है, ये कर रहा है एक्सट्रीम पोजीशन से, यानी ये यहां पे टाइम जो है उसका 0 सेकंड है, देन यहां से यहां पे आया तो 1 सेकंड, यहां से यहां पे गया तो 2 सेकंड, फिर से रिटर्न आया तो 3 सेकंड, और फिर से यहां पे आया तो 4 सेकंड। कुछ इस तरीके से आपको 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड में वो ट्रेवल कर रहा है। जो ट्रैवलिंग है मैंने आपको बता दिया, एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहा है, 1 सेकंड में यहां पे आया, 2 सेकंड में यहां पे, 3 सेकंड यहां पे, फिर 4 सेकंड में फिर से चला गया, एक साइकिल कंप्लीट हो गया, 4 सेकंड में एक साइकिल कंप्लीट करता है, वही उसका टाइम पीरियड होता है। डन, ओके। अब देखो, अब यहां पे जो वेलोसिटी है ना वो निगेटिव में दी है आपको, तो देखो जो टाइम दिया है ना, कितने टाइम के बाद पूछा आपको, 4/3 सेकंड, यानी 1.33 सेकंड। तो 1.33 सेकंड के बाद ये कहां पे होगा, तो 1 सेकंड के बाद यहां पे, 1.33 सेकंड के बाद लगभग वो यहां पे होगा, ओके। तो यहां पे बीच में कहीं पे है, जब वो यहां पे है तो उसकी वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी क्या आ रही है, निगेटिव आ रही है, दिख रही है आपको वेलोसिटी निगेटिव। तो जो ये डायरेक्शन है उसको हम क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं, इसलिए वेलोसिटी क्या आ रही है आपकी, निगेटिव आ रही है, ओके। और एक्सेलरेशन देखो, एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव दिखा रहा है। पॉजिटिव क्यों दिखा रहा है, पॉजिटिव इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, और इसके कंपैरिजन में ये जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन किधर होता है, तो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होता है। तो यहां पे इसलिए एक्सेलरेशन क्या आ रहा है आपका, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है 12.5। देखो प्लस आ रहा है, प्लस क्यों आ रहा है वो, क्योंकि भाई वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो वेलोसिटी अगर निगेटिव डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये जो डायरेक्शन है उसको आपने पॉजिटिव कंसीडर किया है इस केस में, है आपको समझ में। तो इससे आपको डायरेक्शन समझ में आती है। तो जब भी आपको ऐसे वेव दी हो, ऐसी वेव दी है, ये वेव में आप, सॉरी मैं वेव बोल रहा हूं उसको, ये ऑसिलेशन दिया है, ओके। वेव और ऑसिलेशन में फर्क है, ओके। तो ये ऑसिलेशन दिया है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब जब भी ऐसा फिगर देखते हैं तो हमें आदत हो चुकी है उसको वेव बोलने की, है ना, वेव समझने की। तो ये वेव नहीं है, ये इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑसिलेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब देखो ये जो ऑसिलेशन है, इस ऑसिलेशन में ये जो पार्ट है, ये पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये पार्ट आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे कि मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। अभी ये जो ग्राफ है ये मीन पोजीशन वाला है, यहां पे मैंने ये एक्सट्रीम पोजीशन के लिए लिया था, तो मैं उसको मीन पोजीशन में कन्वर्ट कर देता हूं। तो ये यहां पे 0 सेकंड को है, देन 1 सेकंड को यहां पे जाएगा। अगर मीन पोजीशन की बात करें तो ये फिर से 2 सेकंड को यहां पे आएगा, फिर 3 सेकंड को यहां पे आएगा, और फिर से 4 सेकंड को रिटर्न जाएगा। तो यहां पे चेक करो, जब ये यहां पे मीन पोजीशन पे है तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है। जब ये एक्सट्रीम पोजीशन को जा रहा है यहां से यहां पे, तो ये जो जर्नी है उसकी, जब वो यहां से यहां पे जा रहा है, तो देखो जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव में है, क्योंकि ये डायरेक्शन आपने पॉजिटिव एज्यूम की है राइट हैंड साइड की, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव में है। तो यहां पे जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन कहां पे होगी, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है, पॉजिटिव में है, तो ये भी पॉजिटिव में। तो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव में, यहां से यहां पे। जब वो रिटर्न आ रहा है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसी है, निगेटिव है, यानी उल्टी है। तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है यहां से यहां तक, ओके।
जब ये यहां से यहां पे जा रहा है तो फिर भी निगेटिव ही है, इसलिए मैं निगेटिव दिखा रहा हूं उसको। ओके, ये निगेटिव। और जब ये यहां से फिर से यहां पे जाएगा तो पॉजिटिव होगी, तो ये डायरेक्शन कुछ ऊपर हम दिखाएंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये मैंने वेलोसिटी की डायरेक्शन दिखा दी। अब अगर एक्सेलरेशन की बात करें, जब ये यहां से यहां पे जा रहा है तो ये डायरेक्शन कौन सी है, ये राइट हैंड साइड की डायरेक्शन है। ओके, तो ये जब यहां से यहां पे जा रहा है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, लेकिन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर है, रिटर्न में। एक्सेलरेशन क्या काम कर रहा है, एक्सेलरेशन इसको, जिसका जो डिस्प्लेसमेंट है उसको रोकने का काम करना है। ये उधर जाना चाहता है, एक्सेलरेशन इसको इधर खींच रहा है, इसलिए तो इसका स्पीड कम हो रहा है। और जब वो एक्सट्रीम पोजीशन को होता है तो स्पीड क्या होता है, जीरो हो जाता है ना, यानी ये वेलोसिटी के अपोजिट काम कर रहा है। तो वेलोसिटी ऊपर, तो यहां पे एक्सेलरेशन कहां पे आएगा, नीचे आएगा। ओके, जब ये इधर से इधर आ रहा है तो एक्चुअल में एक्सेलरेशन किधर है, एक्सेलरेशन तो उसको इधर ही खींच रहा है ना। तो जब ये यहां से यहां पे गया तब भी इधर ही खींच रहा था, और यहां से रिटर्न आ रहा है तब भी इधर ही खींच रहा है। तो अब एक्सेलरेशन जो है ना वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में, जब ये यहां से रिटर्न इधर आएगा तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों एक ही डायरेक्शन में, इसलिए देखो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन। ओके, और जब ये यहां से यहां पे जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन निगेटिव है। ओके, बट जो एक्सेलरेशन है वो किधर है, वो अपोजिट डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन तो वेलोसिटी को रोकने का काम कर रहा है ना, इसका स्पीड घटाने का काम कर रहा है, यानी एक्सेलरेशन होगा आपका टुवर्ड्स मीन पोजीशन, टुवर्ड्स मीन पोजीशन। फिर से, और जब ये रिटर्न जा रहा है तो जो वेलोसिटी है उसके ही डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि वो अभी उसकी वेलोसिटी को बढ़ा रहा है, तो एक्सेलरेशन उसी के डायरेक्शन में, यानी यहां। तो सिंपली आप याद रखो, वेलोसिटी की डायरेक्शन जब वो मीन पोजीशन से दूर जाता है, सॉरी एक्सेलरेशन की पोजीशन जब वो मीन पोजीशन से दूर जाता है तो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। देखो ये मीन पोजीशन है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ, इसकी इधर इसकी इधर, एक्सेलरेशन की हमेशा मीन पोजीशन की तरफ। लेकिन जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डिपेंड करती है। ओके, डिपेंड करती है कि वो कैसे जा रहा है, तो उसके हिसाब से आपको उसकी डायरेक्शन दिखानी पड़ती है, और उसके हिसाब से प्लस माइनस वैल्यू जो है वो चेंज होते रहते हैं। आगे आपको समझ में। तो चलो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, यहां पर रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच।